Can we have a big round of applause for Mr. Bhushan Ramteke to come onto the dais, please, and share his thoughts about Baba Saheb? Sir, please. I pay my respect to the Buddha, the great men who have given their lives for transforming this country to what it is today. Honorable dignitaries on the dais, the friends from the association, staff and officers of BPCL. I'm very thankful that you invited me to this program. एसोसिएशन इतने अच्छे काम करती है ये अभी आपने यहाँ पे दिखाया, तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, आप इतने अच्छे काम करते हैं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं बाबा साहब के बारे में, आज जयंती सेलिब्रेशन है तो बाबा साहब के बारे में हम सब जानते ही है, मेरे ख्याल से आप हर साल जयंती करते हैं, तो बाबा साहब ने क्या क्या किया है ये बहुत अपने को मालूम है। और बहुत सारे लेक्चर्स में हम लोग यही बाबा साहब के ओवरऑल लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्ट्रगल, कॉन्ट्रीब्यूशंस, काम और ये सब चीज़ों के बारे में हम मेरे ख्याल से जानते हैं। बाबा साहब को एज अ नेशन बिल्डर, बाबा साहब को हम बाबा साहब को कहते हैं नेशन बिल्डर, मतलब भारत के निर्माता हम लोग कहते हैं। देयर आर सम कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस एज वेल, पर आज के इस सेशन में मैं जो बोलना चाहूंगा कि नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में बाबा साहब जो एक स्कूल ऑफ थॉट है उसमें से एक चीज उठाते हैं और चर्चा करते हैं। मतलब बाबा साहब तो एक स्कूल ऑफ थॉट है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स उनकी लाइफ के, उनके काम के अगर हम देखें तो एक एक चीज पे दिन दिन भर चर्चा हो सकती है। बाबा साहब की खुद की राइटिंग्स जो है वो 21 वॉल्यूम्स में है, इट इज इन 21 वॉल्यूम्स। एंड आप पढ़ने जाओ, आप पढ़ने की कोशिश करो तो समझ में आता है कि बाबा साहब क्या है करके। बहुत से लोगों ने, जो आम्बेडकरी लोग हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता है क्योंकि वो पढ़ के खत्म ही नहीं होता है। और जो हम बोलेंगे कि जो नॉन आम्बेडकरी तो नहीं बोल सकते, बाकी सभी भी आम्बेडकरी लोग हैं, बट जो बाबा साहब के बारे में कम जानते हैं वो लोग भी अगर उस पर काम करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैंने मेरी बिल्डिंग में, मेरी सोसाइटी में मैंने एक छोटा सा एक कैंपेन चलाया था, उसको मैंने रीड आम्बेडकर नाम दिया था। और उसका लिए मैंने बाबा साहब की बुक्स अवेलेबल कराई थी, बिकॉज बाबा साहब के बारे में जो कुछ भी चीजें हैं वो जो आम्बेडकरी लोग हैं वो भी नहीं जानते। अनलेस यू रीड आम्बेडकर, एटलीस्ट रीड सम ऑफ हिज वर्क, कुछ तो उनका लिखा हुआ पढ़ो तो समझ आए ना, राइट। तो अब हम, इतना सारा काम है बाबा साहब का, उसमें से हम पर्टिकुलरली हाउ ही इज द परफेक्ट, how this title of the nation builder is absolutely apt and perfect for Baba Saheb, इसके बारे में एक चीज, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में उठाऊंगा और उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाबा साहब ने बनाया, हम सब जानते हैं। अम्बेडकरी लोग बड़ा प्राइड लेते हैं कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अच्छी बात है। पढ़ा कितनों ने है वो एक सवाल होता है। जो लोग बाबा साहब के बारे में उतना नहीं जानते, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब के बारे में दोनों तरफ से मुझे डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आते रहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन वैसे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा डॉक्यूमेंट होता है, उसको पूरी तरीके से समझने के लिए एक काफी हमें काम करना पड़ता है, या हमें बहुत सारे एरियाज का नॉलेज चाहिए होता है। तो मैं कम से कम लोगों को कहता हूं प्रियम्बल तो पढ़ लो, प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का, वही गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये देश चलेगा कैसे, किन प्रिंसिपल्स पे चलेगा, और ये देश सस्टेन कैसे होगा, प्रॉस्पर कैसे होगा, टिकेगा कैसे, डिस्ट्रक्शन तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा,
ये सारी चीजें हमें सिर्फ उस प्रियम्बल में से ही देखने को मिलती है। तो प्रियम्बल में जो प्रिंसिपल्स है वो इस देश के गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी के सारे पन्ने जो है, उन सारे पन्नों में जो लिखा हुआ है उसको गाइड करता है हमारा प्रियम्बल, वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। उसमें से आज हम एक प्रिंसिपल उठाते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो प्रिंसिपल है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर हम चर्चा करते हैं और मैं चाहूंगा कि ये भाषण की जगह थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ एक सेशन रहे और सेशन बने। ओके, तो प्रियम्बल आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। प्रियम्बल ही ये कहता है कि हम भारत के लोग मिलके इसे एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाते हैं आज की डेट में, एंड वी एश्योर टू ऑल आवर सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये हम कहते हैं, राइट। सो एक ये तीन तो गाइडिंग प्रिंसिपल है, एंड अमंग दैट वी also we will be practicing fraternity and ensuring the unity and the integrity of our nation. ये हम प्रियम्बल में कहते हैं, राइट। अब ये जो अपने देश की या आजादी के बाद से या आजादी के पहले से भी सारी जो जद्दोजहद चल रही है वो किस लिए चल रही है? टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित सोसाइटी या एक विकसित देश बनने के लिए ही सारी जद्दोजहद चल रही है। जो हम सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, जो सारा देश मिलकर कर रहा है, वो हम एक विकसित या डेवलप्ड या सिविलाइज्ड सोसाइटी बनने के लिए ये सारी जद्दोजहद चल रही है, इजंट इट? तो मैं आप सबसे सवाल करना चाहूंगा कि विकसित देश बोले तो क्या, विकसित सोसाइटी बोले तो क्या? कैन यू थिंक ऑफ इट? क्या है विकसित मतलब? क्या बनना क्या चाहते हैं हम लोग एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री? क्या बनना चाहते हैं? कैन यू डिफाइन इट? कैन इट बी डिफाइंड? क्योंकि एक देश तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का, मतलब बड़ा ही बड़ा सेटअप होता है। तो विकसित देश मतलब क्या है? इसके बारे में थोड़ा सोच के देखते हैं कि क्या हम फाइनली वो क्या बनना चाहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज या इसमें कर देता हूं। इतनी सड़कें, इतने पुल, इतना इंफ्रा, इतना ये सब में नहीं जाएंगे, ये काफी कॉम्प्लेक्स सा कॉन्सेप्ट होता है। हम इसको थोड़े सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। एक विकसित सोसाइटी बोले तो, या एक विकसित सेटअप या एक विकसित डेवलप्ड देश, एक सिविलाइज्ड देश अगर हमें इमेजिन करना है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एक छोटा सा आइलैंड इमेजिन करो, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक छोटा सा आइलैंड इमेजिन करो, उस आइलैंड के ऊपर मान के चलो 1000 आदमी रहते हैं। अभी इस आइलैंड को हम विकसित कब बोल पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे? तो इसको थोड़ा सा और हम शॉर्टन करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग हर एक चीज को पहले पूरा सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्जन लेने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड है, 1000 आदमी रहते हैं उधर। तो 1000 आदमी पानी मिलेगा क्या? यस। इस आइलैंड को हम विकसित बोल पाएंगे जब यहां के 1000 आदमी में से जितनों को चाहिए उतनों को काम है, डिग्निटी भरा काम है। हर कोई आदमी अपनी एक डिग्निटी से अपनी लाइफ को कैरी आउट कर सकता है। उधर उतनी अपॉर्चुनिटीज है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए स्कूल्स है, कॉलेजेस है, पढ़ने के लिए सुविधाएं। जो आदमी उसके पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो चीजें हैं। औरतें हैं तो स्कूल जा रही है, बच्चियां स्कूल जा रही है, औरतें दफ्तर जा सकती है, चाहे वो काम कर सकती है। इस टाइप का एक सेटअप है। लोग खुशहाल है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के बारे में, और ये खुशी हाली से चलता हुआ ये एक छोटा सा आइलैंड है 1000 आदमियों को। क्या इसी टाइप को, इसको हम डेवलप बोलेंगे? क्या हम ऐसा ही बनना चाहते हैं अपने देश को? ऐसा ही, क्योंकि मैं देश, अगर देश के बारे में लूं तो फिर बहुत बड़ी चीजें आ जाती है। तो मैं इसको छोटा सा एक हम बोल सकते हैं कि ये आइलैंड को डेवलप्ड अगर अपने को बोलना है तो ये जो चीजें हैं, लोग खुश है, चाहिए उसको काम मिल रहा है, जिसको हर एक को अपने राइट्स है, जो चीजें प्रैक्टिस करना चाहता है वो प्रैक्टिस करने की उनको लिबर्टी है, और स्कूल्स है, नौकरियां है, जॉब है, काम है, रिस्पेक्ट है, डिग्निटी भरी लाइफ कैरी आउट करने के लिए उस सिस्टम में सफिशिएंट रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज है। इसको हम एक डेवलप्ड सोसाइटी या एक डेवलप्ड देश हम बोलेंगे। ऐसे
हम ऐसा ही आइलैंड बनना चाहते हैं। इसके अगेंस्ट आप एक और आइलैंड इमेजिन करो। एक आइलैंड है, उसके बगल में उधर भी 1000 आदमी रहते हैं। वो 1000 आदमियों में कम से कम 100 अलग अलग ग्रुप है। ये उसके साथ खाना नहीं खाता, वो उसके साथ उठता नहीं, वो उसके साथ रोटी व्यवहार नहीं करता, ये उसके साथ बेटी व्यवहार नहीं करता। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग थॉट्स में डिवाइडेड है। कोई फिजिकल चीजें नहीं है, इट इज मेंटल कंस्ट्रक्ट है सारा। ये डिविजन्स जो है हमारे देश में, दीज आर ऑल मेंटल कंस्ट्रक्ट्स। कोई फिजिकल फोन जैसी चीज होती, बिल्डिंग जैसी चीज होती तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता था, लेकिन ये मेंटल कंस्ट्रक्ट्स है, सदियों से चलते आ रहे हैं इस तरीके से। ये सारा ये डिवाइडेड लोग है। इसमें से 500 औरतें हैं 1000 में से, नहीं जा सकती स्कूल, नहीं निकल सकती घर से, चाहे वो काम नहीं कर सकती है। इस टाइप का वो आइलैंड है। बाबा साहब का थॉट इकोनॉमिक थॉट था, सिर्फ सोशल जस्टिस का ही थॉट नहीं था। बाबा साहब की डिग्री इकोनॉमिक्स में, ही इज अ रियल इकोनॉमिक्स, पीएचडी इकोनॉमिक्स में है। तो बाबा साहब इस टाइप के सेटअप को जब देखते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस करते हैं। इस टाइप का आइलैंड जिधर लोग 500 औरतें, वो दफ्तर नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं सकती है। बाकी आदमियों में ऐसे लोग हैं जिनको किसी को स्कूल जाने की परमिशन नहीं है, किसी को पढ़ने की परमिशन नहीं है, किसी को बिजनेस करने की परमिशन नहीं है, किसी को लैंड्स रखने की परमिशन, प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं, उन्हीं को वो राइट्स है। इस टाइप का ये सेटअप है। क्या हम ये दूसरे वाले आइलैंड से पहला वाला आइलैंड बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम ये दूसरे वाले आइलैंड से, ये जो इस टाइप का बड़ा ही अजीब टाइप का आइलैंड है, इससे हम वो पहले टाइप का आइलैंड बनने की कोशिश करें। वी आर इन दिस जर्नी एंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट डॉक्यूमेंट जो हमें एश्योर करता है कि यस, हम उस टाइप का देश बनने वाले हैं, हम उस टाइप का आइलैंड बनने वाले हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल लो आप, इक्वालिटी का। ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से एक प्रिंसिपल जो बाबा साहब का हम उठाते हैं, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी उठाते हैं। आप सोचो, ये सारा जो दूसरा आइलैंड है ये अनइक्वल सेटअप पे बेस्ड है। ये कभी नहीं वैसा बन सकता जब तक ये अपना इनइक्वालिटी का माइंडसेट जो है वो त्याग नहीं देता। इधर इक्वालिटी कितना जरूरी है। वो औरतें हैं, उनको इक्वालिटी नहीं दे दी। 1000 आदमियों के गांव में 500 औरतें हैं, इक्वालिटी है ही नहीं। दफ्तर नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती, चाहे वो काम नहीं कर सकती है। आज भी मतलब टू सम एक्सटेंट नाउ अभी हो गया है रिफॉर्म, बट हम अभी भी इस सेटअप में से पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं, राइट। 1000 आदमियों के गांव में 500 औरतें दफ्तर नहीं जा सकती, क्या वो गांव इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर सकता है? 500 आदमियों को आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाहर रखा हुआ है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी को 1000 में से 500 लोगों को जब तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाहर रखोगे, कैसे डेवलप होगा? वो हो ही नहीं सकता वो डेवलप। बाकी सोशल सेगमेंट्स में से आदमियों को आप लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दोगे, सिर्फ मराठी में जिसको घर गड़ी कहते हैं, घर गड़ी ही रखोगे, तो कैसे डेवलप होगा? हम मान के चले एखादा बिजनेसमैन है, उसको लैपटॉप बेचने जाना है, कौन से गांव में जाना चाहिए उसने? किस आइलैंड पे उसने जाना चाहिए? ये दूसरे वाले या पहले वाले पे? वो पहले वाले पे जाएगा, क्योंकि उधर 1000 आदमियों में से कम से कम 700-800 आदमी उसका लैपटॉप खरीदेंगे। इधर कौन खरीदेगा इधर उसका लैपटॉप? इधर 1000 में से 900 आदमी मजलूम है, गरीब है, इसको कौन मतलब कहां ये करेगा? मुझ कल को जाके मान के चलो इधर लैपटॉप की फैक्ट्री लगाने की कौन से देश में जाके लगाई जाएगी? कौन से आइलैंड में जाके लगाई जाएगी उधर लैपटॉप की फैक्ट्री? पहले वाले में या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में वो लैपटॉप की फैक्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती, ना उसे मैन पावर मिलेगा, जो है वो अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं है। पहले वाले में वो बेच भी पाएगा, मैन्युफैक्चर भी कर पाएगा, ही विल बी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर, दैट कंपनी विल बी क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो व्हेन वी आर a setup like this second island, we cannot create employment opportunities there. We cannot, दो चीजें डेवलपमेंट की प्रोसेस में, अगर हम इसको मोटा मोटा तौर पे ये करें कि डेवलपमेंट होती कैसे, सड़क पुल तो एक अलग चीज है,
वो तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। डेवलपमेंट को हम बड़ा ही दो सिंप्लीफाइड चीजों में हम बोल सकते हैं। इधर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो जिससे काम मिले, इकोनॉमिक कुछ तो गेन वाला चीज हो, और इधर आदमी अपना मैन पावर क्रिएट करो, उस आपके लोगों को, उस देश के लोगों को उस लायक बनाओ कि वो जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है उस अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अपना मैन पावर, अपने लोग, अपने देश को आप तैयार कर रहे हो, राइट। वो दूसरे वाले गांव में हमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। उस दूसरे वाले गांव के जितने बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको वो फैसिलिटीज, वो जो एक आदमी का पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए चाहिए, वो सारी चीजें हमको उस दूसरे वाले गांव में देनी पड़ेगी। अगर हमने इक्वालिटी नहीं रखी तो वो 50 औरतें लेबर फोर्स के बाहर रहेगी। अगर हमने इक्वालिटी का प्रिंसिपल नहीं पाला तो ये जो 100 सेगमेंट्स में बटे हुए लोग हैं, जिनमें से कुछ शायद स्कूल नहीं जा सकते, कुछ जा सकते, पहले कास्ट की वजह से नहीं जा सकते होंगे, अभी इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से लोग अलग अलग टाइप के स्कूलों में जा रहे हैं हमारे। हम सेम टाइप की ट्रीटमेंट अपने देश के बच्चों को ही नहीं कर रहे। मेरा बच्चा किसी और स्कूल में आया, मेरे यहां काम करने वाले का बच्चा किसी और स्कूल में है, एजुकेशन सेम नहीं है। हम अपने ही देश के बच्चों को इक्वल नहीं ट्रीट कर रहे। तो ये अलग अलग इसमें बटा हुआ जो ये देश है, इसको अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इक्वालिटी। बाबा साहब का खुद का स्टेटमेंट है, इक्वालिटी इज अ फिक्शन। बाबा साहब कहते हैं इक्वालिटी इज अ फिक्शन, इट कैन नेवर बी अचीव्ड। आई कैनॉट बी सेम एज यू, यू कैनॉट बी सेम एज मी। टू पीपल अगेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी सेम नहीं हो सकती। इक्वालिटी इज अ फिक्शन, नॉनदलेस वी मस्ट एक्सेप्ट दैट एज द गवर्निंग प्रिंसिपल। अगर हम इक्वालिटी को गवर्निंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट करें तभी हमारा एक प्रोग्रेस हो सकता है उस डायरेक्शन में, उस सेकंड आइलैंड से लेके वो पहले आइलैंड तक के। मैं आपको मतलब कभी ये चीजों पे कुछ लोग मतलब डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, बोलते या ये शायद ट्रू नहीं है या, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपने देश को, हम 1947 में आजाद हुए, अभी तक के 70-75 साल का समय निकल गया, हमने जहां तक प्रोग्रेस का, हमारी प्रोग्रेस अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल हमारी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो शायद उससे उस रेट पे हुई नहीं। उसका कारण भी यही है, वी आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। हम लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, मेरा निपट जाए यार, कहानी इतना बड़ा देश है यार, कहां किस किस को देते बैठोगे, मेरा निपट जाए, मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे को मिल जाए, कहानी खत्म, बाकी लोग अपना देखते रहे। ये माइंडसेट हमारे पास अलग अलग तरीके से आया। बट आजाद होने के बाद हमने शायद एक ऑल एनकम्पेसिंग माइंडसेट रखना चाहिए था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो कभी कभी मैं कंपेयर करता हूं कुछ देश जो हमारे आसपास ही आजाद हुए हैं, हमारे जैसे ही कंस्ट्रेंट्स है। अगर आप चाइना को ही ले लो, हमारे साथ ही आजाद हुआ, हम 47 में आजाद हुए, वो 48 में आजाद हुआ। हमसे ज्यादा पॉपुलेशन शायद उस टाइम पे उनकी थी, अब हम है नंबर 1। मतलब जो कंस्ट्रेंट्स और वो थे, ये दो ज्योग्राफीज में मोर और लेस सिमिलर थे। खैर उनका गवर्निंग फॉर्मेट अलग है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, गवर्निंग सिस्टम अलग है। बट आप अगर आज घड़ी में आंकड़ों पर रिफ्लेक्ट करें, आंकड़ों पे आप रिफ्लेक्ट करो तो आपको पता चलेगा वो हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। हमारा देश का बजट 50 लाख करोड़ का है आज घड़ी में, उनके देश का बजट 250 लाख करोड़ का है। हम जितना सारा मिलके, सारी इंफ्रा, पुलिस, मिलिट्री सर्विसेज, एवरीथिंग सारा मिलके 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाते, 5-6 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट डाल के, वो इतना तो अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं। 70 साल का जर्नी उन्होंने भी किया, 70 साल का जर्नी हमने भी किया। इसका रीजन जब आप रिफ्लेक्ट करने जाओगे कि ऐसे कैसे हो गए, ये इतना डिफरेंस क्यों आया,
तो लोग बड़ा ही सिंपल सा आंसर दे, बिकॉज वी ऑल हेट चाइना, सो वी डोंट लाइक चाइना, सो हम बोलते हैं यार उनका पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ये है. बट इज दैट द सोल रीजन टू फॉर दिस ग्रेट डिफरेंशियल ऑफ 5 times the size of economy? Is that the sole reason? You reflect clearly on that. That may not be a sole reason. आप अगर इस चीज को देखो तो एक कहानी अगर आप थोड़ा सा गूगल आउट करोगे तो उनकी गांव की स्कूल अपनी आईबी स्कूल को टक्कर देती है, अपनी इंटरनेशनल बोर्ड की स्कूल को उनके गांव की स्कूल टक्कर देती है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो अपने देश के सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करते हैं. they adopt, at least they kept that principle of equality, which after 75 years we are seeing different kind of education system at early years, at primary, at secondary, and even at the university level. The different level of education. Most privileged are taking different kind of education, middle privileged are taking different kind of education, the lesser privileged are taking a different kind of education. Although we do not say now that is because of cost, that is because of maybe the income inequalities in our country now, and that income inequalities, we cannot say that they have not arisen out of the caste. So these are interlinked things, but we are not treating our own people equally. And this equality is costing us. And possibly this 5 times differential with that country is to some extent caused by not following this principle of equality. 1950-51 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब अपना बजट हुआ, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपना मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया था. ये हम सबको मालूम है. मंत्री पद के इस्तीफे में बहुत सारे कारण थे. वो कारण में से वुमेन्स राइट, मतलब हिंदू कोड बिल एक बड़ा कारण बताया जाता है, जिसमें बाबा साहब का क्लियर इंटेंट था, लाओ यार उन 50% औरतें जो अपने देश की, उनको लाओ, मेन स्ट्रीम में लाओ, उनको स्कूलों में भेजो, राइट दो, इनहेरिटेंस का राइट दो, डिवोर्स का राइट दो, बच्चा अडॉप्ट करने का राइट दो, दफ्तरों में जाने का राइट दो, प्रेगनेंसी में अपने आप को, प्रेगनेंसी लीव्स के बाद वापस कंपनी ज्वाइन करने का राइट दो. और रिफॉर्म्स बाबा साहब ये करना चाहते थे. ये इसको हमारे पार्लियामेंट ने रिजेक्ट किया. 1948 में प्रेजेंट हुआ हिंदू कोड बिल, फियर्स अपोजिशन टू दिस हिंदू कोड बिल. अब देखो गूगल करके हिंदू कोड बिल का क्या हुआ. 50%, मतलब हम उस टाइम पे पता नहीं कितनी पॉपुलेशन थी, मे भी 50 करोड़ होंगे, 40 करोड़ होंगे, 25 करोड़ आदमियों को लेबर फोर्स के बाहर रख रहे हो तुम. बहुत सब बोलते लाओ उनको, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे. वो बिल को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. औरतें अपनी पार्लियामेंट में रिजेक्ट कर दिया. व्हाट इज दिस इज अगेंस्ट आवर ट्रेडिशन. ये तो रीजन है ही बाबा साहब ने जिसके बारे में अपना इस्तीफा दिया. एक और, मतलब हम लोग सबने सुना है कि अलग अलग ये काफी सारे बाबा साहब का रेजिग्नेशन स्पीच है, उनको देने नहीं दिया गया था पार्लियामेंट में. जबकि पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर अगर मिनिस्टर रिजाइन करता है तो उसका राइट होता है कि उसे व्हाई इज ही रिजाइनिंग, ये एक्सप्लेन करने का, हाउस को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है. बाबा साहब को स्पीच देने नहीं दिया गया. बाबा साहब की आदत थी, वो कुछ भी करते थे तो लिखते थे, सारा 3-3, 4-4 कॉपीज में लिखते थे. इसलिए बाबा साहब को, फिर बाबा साहब के बारे में कोई डाइवर्शन इस देश में, अपने देश में या दुनिया में कहीं कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया सारा लिखित में किया. तो उनका स्पीच है, आप सब लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसमें तीसरा एक मेजर कारण वो देते हैं उनके इसका रेजिग्नेशन का. एक तो ये हिंदू कोड बिल. मिनिस्टर किस लिए बनाऊं जो और मैं बोलता हूं कि औरतों को लेबर फोर्स में लाओ, आप लाना नहीं चाहते, मैं कर क्या रहा हूं फिर मिनिस्टर करके, तुम्हारे से इधर टाइम पास करने का थोड़ी है. दूसरा, उन्होंने जो एक मेजर उनका रीजन है, वो जो तीसरा रीजन करके वो बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग जानते नहीं है या उसके बारे में चर्चा नहीं होती है, राइट. वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, बजटरी एलोकेशन पे क्वेश्चन करते हैं. बोलते कैसे बढ़ाओगे इस देश को, स्पीड से जाना है आगे, तुम नहीं बढ़ा सकते इस देश को. जब तुम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं कर सकते तो देश नहीं बढ़ सकता आगे. तो उसमें बाबा साहब का वो आप अगर पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, उस साल सन
1950 या 51 का बजट था 350 करोड़ का भारत का। 350 करोड़ में से 180 करोड़ गया डिफेंस को, पूरे देश के सारे। मुझे आज घड़ी में अगर अपना 50 लाख करोड़ का बजट है तो उस 50 लाख करोड़ के बजट में से 25 लाख करोड़ जा रहा है डिफेंस को। 350 करोड़ में से 180 करोड़ तुम्हारा डिफेंस को जा रहा है। तुम्हारा देश नया है, अभी अभी पैदा हुआ है, अनपढ़ गंवार लोग हैं। स्कूल कब बनवाओगे, अपॉर्चुनिटीज कब क्रिएट करोगे, इंडस्ट्रियलाइज कब करोगे? एग्री के अलावा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो? वेयर आर यू गिविंग योर बजट? Preparing for war or major conflicts is okay, but then ये बजटरी एलोकेशंस कुछ अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं, और हम लोगों ने वॉर की पॉसिबिलिटीज को मिनिमलाइज करना जरूरी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस तरीके से हमने डिफाइन करनी है कि वी टेंड टू अवॉइड मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद एनीबॉडी एंड वी फोकस आवर रिसोर्सेस और give our resources to the internal development। एजुकेशन पे करना है, अपने पब्लिक हेल्थ पे करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे करना है। ये बाबा साहब अपने रेजिग्नेशन स्पीच में थे, कहां दे रहे हो पैसा? इधर 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 दो पैसा, इधर पैसा नहीं दोगे। हमको इंटरनल डेवलपमेंट, अभी हमें फास्ट ट्रैजेक्टरी पे जाना है डेवलपमेंट की। तो बाबा साहब ने उस टाइम पे जो भी डिग्नेटरीज, जो भी महान लोग थे, उनको बोला, गिव मी द फॉरेन पॉलिसी मेंबरशिप, आई नो द एंटायर वर्ल्ड, आई हैव स्टडीड द एंटायर वर्ल्ड। बाबा साहब ने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े आप पता है आपको? 27 सब्जेक्ट्स 2 साल में कोलंबिया में पढ़े। क्या जरूरत थी 27 सब्जेक्ट्स पढ़ने की? एक आदमी को नौकरी करनी थी, इतने सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट बनाने, कल को जाके इस देश का फ्यूचर मुझे बनाना है, ये जब किसी आदमी के दिमाग में होता है तो वो सब तरफ से सोचता है कि कौन से एंगल्स मुझे लगेंगे इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो बाबा साहब इकोनॉमिक्स पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, हिस्ट्री तो पढ़ी, फिलॉसफी भी पढ़ी, फिलैंथ्रोपी पढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, साइकोलॉजी भी पढ़ी। बाद में पता चला उनको, यार ये इनफ नहीं, दिस इज नॉट इनफ। देन ही स्टडीड लॉ, सो ही वेंट टू लंडन, देन ही वेंट टू ग्रेज इन, एंड देन ही बिकेम अगेन द बैरिस्टर। बाबा साहब कहते थे, यार मुझे, आई नो दिस सब्जेक्ट। उस टाइम पे अपने पास पढ़े लिखे लोग ही कितने थे, और उस लेवल के, कोलंबिया से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अच्छा, पीएचडी भी, बाबा साहब की सादी पीएचडी नहीं है। आप बाबा साहब के ऊपर एक मूवी है, बाबा साहब के बारे में, आप वो मम्मूटी की मूवी है, आप देखो उसको। मैंने वो मार्क भी कर रखा था किस पॉइंट पे वो सीन है। बाबा साहब को उनके कोलंबिया के प्रोफेसर सेलिगमन, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर सेलिगमन रेकमेंड करते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को कि इसको पीएचडी करना है, आपके वहां ले लो। बहुत, एंड ही राइट्स वेरी हाई अबाउट इट। आपको वो मूवी में भी देखने को मिल जाएगा। हिम्मत देखो, बाबा साहब की 26 साल का अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं, अपने प्रोफेसर को बोलते मुझे आपके अंडर पीएचडी करनी है। ये उसने, वो प्रोफेसर बोलते हैं, ये सेलिगमन ने आपके बारे में काफी हाई लिखा है, तो क्या आपका टॉपिक क्या है पीएचडी करने का? तो वो कुछ अपना टॉपिक बताते हैं, वो दैट वाज ऑन करेंसी एक्सचेंज, और वो सब टॉपिक था। तो ये टॉपिक, ये मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इसके ऊपर कुछ टॉपिक था उनका। तो ये जो प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि क्या उसमें क्या करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स ये इकोनॉमिक्स का ग्रेटेस्ट आदमी मानते हैं हम लोग। तो उसको 26 साल का अंबेडकर कहता है, आई डोंट एग्री विद द आइडियाज ऑफ प्रोफेसर कीन्स ऑन दिस। तो वो प्रोफेसर बोलता है, मतलब यू आर कमिंग, दैट मीन्स यू डोंट एग्री विद माय आइडियाज ऑल्सो, क्योंकि वो प्रोफेसर कीन्स का डिसाइपल है। तो बाबा साहब उसको जवाब देते, यस आई डोंट एग्री विद यू अनलेस बाय नाउ इफ यू हैव चेंज्ड योर थॉट ऑन दिस। 26 साल के अंबेडकर की हिम्मत देखी।
जिस प्रोफेसर के पास पीएचडी करने के लिए वही गाइड रहने वाला है, उसी टॉपिक पे पीएचडी करना है, यू आर रॉन्ग, ये प्रूव करना है। उस लेवल का इंटेलेक्ट था, उस लेवल का नॉलेज था, उस लेवल की पढ़ाई थी। ये सारे 27-28 सब्जेक्ट जो है, ये कोलंबिया में 2 साल में उस आदमी ने खत्म किए। लाइब्रेरी में जाने वाला सबसे पहला आदमी और लाइब्रेरी से बाहर निकलने वाला सबसे आखिरी आदमी। इतना काम किया है अम्बेडकर ने। वो हिम्मत थी। यहां बोले, आई नो दिस सब्जेक्ट्स, give me to handle these subjects. I'll prepare an amicable foreign policy wherein we would not be engaging in major military conflicts with any of the countries. We would be focusing on the development of our country. We would be allocating sufficient resources to education, to public health, to industrialization, and to all other things that are required for the development and the faster development of our country. And this request was not listened to. Read this thing through in his resignation speech. Then finally बाबा साहब ने बोला, क्या करना ही क्या, जब आपको सुनते ही नहीं हो तो मुझे करना क्या, ना आप ये सुन रहे हो। इकोनॉमिक पॉलिसी पे उन्होंने बोला, इकोनॉमिक इसका विंग बनाओ और इकोनॉमिक विंग में मुझे पार्टिसिपेशन दो, मुझे फॉरेन पॉलिसी में आई कैन डू दिस थिंग्स फॉर यू। नहीं मिला। हिंदू कोड बिल, वो औरतें हैं 50%, 40 करोड़ में से 20 करोड़ औरतें लाते हैं उनको, उसमें ये रिफॉर्म करो, कोई नहीं सुन रहा है। ओबीसी के राइट्स के बारे में उधर बोला है, वो नहीं कोई सुन रहा है। ये ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये जो है, इनको हम किस तरीके से फास्ट लेबर फोर्स में इनका पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए बाबा साहब बोले, करना क्या, मुझे मिनिस्टर बन के करना क्या है। Then he said, let me resign. And then in 1951, he resigned and then he focused his entire energy on the Buddha's teaching. Then he said, I have tried enough to kind of revive the system that exists in our current this. You're not ready to listen to any of the ideas. At least let me focus on what I want to do. And then he took refuge in the Buddha's ideas in 1956. सो ये एक प्रिंसिपल हमने देखा, कौन सा, इक्वालिटी का। क्या ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइडिंग प्रिंसिपल है, प्रियम्बल में गाइडिंग प्रिंसिपल है? इसका क्या मतलब है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जो भी चीज लिखी है वो ये सारे प्रिंसिपल्स को एडहेयर करने वाली चीजें और उसी हिसाब से देश को गवर्न करने वाली चीजें लिखी हुई है। तो इक्वालिटी अगर ना हो तो ये पक्का, ये जो दूसरा आइलैंड है, ये वो पहला आइलैंड नहीं बन सकता। इसलिए मैं यहां बैठे और आगे सुनने वाले जो भी लोग हैं, मैं सबको बोलना ये चाहता हूं कि दिस जस्ट वन प्रिंसिपल। मैं आधा पौन घंटा बोल गया, आप लोग अब चर्चा करने जाओगे तो और 2-4 घंटे आप चर्चा कर लोगे इस चीज के ऊपर। ये एक प्रिंसिपल है बाबा साहब, ये एक थॉट है उनकी स्कूल ऑफ थॉट में से, राइट, ओके। इसको हमने देखा और इसको हमने इस परिप्रेक्ष्य में, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड फॉर दैट, इसको हमने इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम एनालाइज करके देखते हैं तो बाबा साहब की स्कूल ऑफ, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है बाबा साहब नाम की, इसमें से एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट इस देश की प्रोग्रेस के लिए, और मैं आपके आई एम श्योर आई हैव बीन एबल टू clearly convince you, without this island cannot become the first island. So it's important that we all strive for this, for bringing in this kind of equality in all spheres. Maybe for schools, maybe we can vouch for a correct or similar. मैं ये आप में से, मेरे में से कल को जाके ये आदमी बोलना चाहिए सिस्टम को, भाई मेरे गांव में बैठे हुए आप भाई को, बच्चे को जो एजुकेशन मिल रहा है वो अच्छा या उस स्टैंडर्ड का नहीं, या तो उसको अच्छा करा दे। मेरे बच्चे को जो एजुकेशन मिल रही है वो तो मैं खरीद रहा हूं, मैं प्रिविलेज हूं, मैं खरीद रहा हूं, उसे शायद अच्छी नहीं मिल रही है, या उसे भी मेरे जैसी दिलवा दे। नहीं हो सकता है तो सबके लिए इकट्ठी वही रद्दी वाली करवा दे, फिर देश में वही नियम लागू करवा दो। देश के आदमियों को इक्वल तो ट्रीट करो, राइट। हम इस टाइप की हर एक अपनी जो
जो जो हमारी एक्शन है, जो जो हमारे सामने होता है, मे बी वी कैन एडवोकेट फॉर दैट। और इक्वालिटी ये एक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम एडवोकेट कर सकते हैं। अब बाकी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देख लो, उसमें जस्टिस का प्रिंसिपल है, उसमें लिबर्टी का प्रिंसिपल है, उसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, और फ्रेटर्निटी, यूनिटी कैसे रखेंगे हम, एकता एकात्मता अपने देश की कैसे रखेंगे, ये सारा प्रिंसिपल है। अपने इस सेकंड वाले गांव में इतने जो ये है, ये सस्टेन भी नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म में अगर हम इसे छोड़ेंगे नहीं तो। इधर एक ग्रुप कहेगा भाई तुम मेरी सोच को मानते नहीं हो, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं यहां बम फोड़ के तुम्हारे को डराऊंगा, मैं वहां बम फोड़ के तुमको डराऊंगा। इसमें दूसरा ग्रुप, ये 1000 में से 10-15 का एक ग्रुप है, ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप 10-20 का कल को जाके ये कहेगा, 5-50 का ग्रुप ये कहेगा नहीं नहीं नहीं, इधर रहना है तो ये करना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्टिंग वो है, एक दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, और ये इस टाइप से अगर चला तो ये लॉन्ग टर्म में ये भी नहीं चल सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स फाइनली कुछ नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट्स में से, वॉर्स में से। सो ये जो फ्रेटर्निटी का जो ये प्रिंसिपल है, यही शांति रख सकता है, यही सिस्टम को ठीक रख सकता है। कुछ एलिमेंट्स नेचुरली हर एक सिस्टम में होते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, बट फाइनली अपने को वो प्रिंसिपल ही अपने को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा। अदरवाइज इस दूसरे वाले गांव में वो 10 उसको मारेंगे, वो 20 उसको मारेंगे, वो उसको खत्म करेंगे, वो उसको खत्म करेंगे, और ये लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं। ये सारा अपने प्रियम्बल में ही है, यही गाइड करता है अपने पूरे देश की फाउंडेशन को और अपनी नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस को। तो इसलिए मैं बस, अच्छा ये अभी भी हम कर पा रहे हैं क्या? इक्वालिटी हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जस्टिस, यस, टू सम एक्सटेंट डिलीवर्ड, बट स्टिल वी कैनॉट से कंक्रीट। लिबर्टीज, राइट्स है, राइट, ओके। तो बाबा साहब ने आपके जब ये बना था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और उनकी जो असेंबली में जो स्पीच थी, आई होप सभी बाबा साहब को रीड करने वाले लोगों को वो लास्ट स्पीच याद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कितना भी अच्छा बना लो, इसको चलाने वाले लोग अगर सही नहीं होंगे तो तुम कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, वो चलेगा नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा भी बना लो, उसको चलाने वाले लोग अगर उसको अच्छे हो तो वो अच्छा बनेगा। अपने देश में आज भी we don't see constitutional morality being followed and observed by the stakeholders who have been tasked with the responsibility to uphold the constitution. Constitutional morality अपने कैरेक्टर में ही नहीं है, फैब्रिक में अपने नहीं है। Why? Again, because of that inequality. We don't want to treat people equally. So with this, I think I have reflected upon just one thing from this school of thought called as Baba Saheb, and there are multiple areas जिस पे आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। 21 वॉल्यूम है बाबा साहब के, सबको मैं आह्वान करता हूं थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ नहीं तो थोड़ा सा पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन पूरी पढ़ के नहीं होती तो एक बार प्रियम्बल को 4 और 5 बार पढ़ के सोच के देखो कि क्या ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स उस दूसरे आइलैंड को पहले आइलैंड की तरफ बना सकते हैं क्या। और मेरे ख्याल से हम सब लोगों में भी यही स्प्रेड करेंगे, यही हम सबको बोलेंगे। जहां जहां अपने को लगता है कि ये प्रिंसिपल्स वायलेट हो रहे हैं, वहां हम उसकी एडवोकेसी करने की हम कोशिश करेंगे। ये सारी अपने को बाबा साहब जैसे विजनरी आदमी से, बाबा साहब जिन्होंने खुद लेबर किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई लायर नहीं बना सकता था, वो इतनी डेप्थ ही नहीं ला सकता था इसमें। कोई सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं बना सकता था, वो उतनी डेप्थ ही नहीं ला सकता था इसमें। इस कॉम्प्लेक्स देश को इकट्ठा रखना, बनाना, डेवलप करना, इस चीज के लिए वो आदमी पॉलिटी का मास्टर होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पूरी तरीके से समझ आनी चाहिए, और वो फिलैंथ्रोपी भी उसको आनी चाहिए, फिलॉसफी भी उसको आनी चाहिए, उसको लॉ भी आना चाहिए, और खुद के एक्सपीरियंसेस भी चाहिए।
तो ये एक परफेक्ट मिक्स था बाबा साहब के रूप में अपने पास में. He labored so much and gave us this beautiful constitution, and I'm sure if we uphold the constitutional morality in whatever positions we hold and try to give our best so that the constitution is implemented and we uphold this constitution in all our actions and speeches and whatsoever form, right, then I'm sure अपना ये जो दूसरा वाला आइलैंड है इसको हम पहला वाला जल्दी बना पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.